जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। लास्ट टाइम हमने फ्लेक्सिबल बजट के हवाले से कुछ बात की थी और कुछ डिस्कशन अभी वाई फ्लेक्सिबल बजट इज़ नेसेसरी, क्यों बनाया जाता है और बजट का पर्पस सिर्फ बजट बनाना नहीं है बल्कि उसकी बुनियाद पे परफॉर्मेंस को असेस करना है फॉर मेकिंग द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मेड बाय द टीम. What we need to do, we need to compare the actual results with the budgeted one. लेकिन वो कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास बजट भी उसी लेवल ऑफ एक्टिविटी का अवेलेबल हो और उसी की बुनियाद पे फिर हम परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं. कुछ डिस्कशन हुई, कुछ प्रैक्टिस आपसे शेयर हुई एंड यू वर आस्क्ड कि आप लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद कोई अगर क्यूरीज हैं या आपने थियोरेटिकली पढ़ा है, यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दैट, तो आप वो क्यूरीज रेज कर सकते हैं. सो इफ देयर इज एनी इशू, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, तो आप हैंड रेज करें. आई विल अलाउ यू टू स्पीक और फिर उसकी बुनियाद पे हम फर्दर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. जी, if there is any question. Janshir, kindly add me in the Google Classroom and you are entered in the class. आप तो क्लास अटेंड कर रहे हैं. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. क्या आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर दें? विच गूगल क्लासरूम यू आर टॉकिंग अबाउट? क्लासरूम पर्पजेस के लिए तो हम ये जूम यूज़ कर रहे हैं और जूम मीटिंग इस टाइम आप अटेंड कर रहे हैं. आप क्लैरिफाई कर लें व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू आस्क. If there is no question, do let me know so that we can proceed further. फिर हम मज़ीद जो है वो बात कर सकें. जानशर, आई वांट नोट्स एंड अदर मटेरियल. तो आपको ग्रुप में ऐड होना है, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर्पज़ के लिए. मैं आपको नंबर मेंशन कर रहा हूँ जेंटलमैन. आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. वहाँ पे आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं. Okay, if there is no question, let me share some more things with you related to this topic. तो फिर मैं स्लाइड शेयर करता हूँ या आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं.
So there is some issue जी, ये पावर पॉइंट शेयर नहीं हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल. जी आई होप स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी आपको, स्क्रीन नज़र आ रही है जी. If someone can you respond, if you are, if you could see the slides at the moment. जी अब्दुल सबूर साहब थैंक यू, जहांजेब साहब थैंक यू. ओके जी, गॉट इट. सो जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी उसी में थोड़ा सा हम ऐड अप करने जा रहे हैं. इनफैक्ट इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड that we need to prepare a flexible budget, a budget for another level, which is called as actual activity level. Based upon that, हम कंपैरिजन कर सकेंगे परफॉर्मेंस का कि what we decide. तो जो हमने डिज़ायर किया और इसके नतीजे में what was the actual performance, what was the actual result, उसको कंपेयर करने के लिए हमने एक बजट बनाया, फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट was prepared with the help of that master budget which was earlier developed and earlier made. अगर हमने एक्चुअली उस परफॉर्मेंस लेवल को टच नहीं किया तो हमने उसकी मदद से, जो ओरिजिनल बजट था उसकी मदद से एक और बजट प्रिपेयर किया. बट उस बजट को प्रिपेयर करने के अंदर दो चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ा कि वी कैन प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर एनी अदर लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द मास्टर बजट, फ्रॉम द प्लान्ड बजट, सब्जेक्ट टू कि हमारे पास उस बजट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कॉस्ट की, दैट इज़ अवेलेबल इन द क्लासिफाइड फॉर्मेट. क्लासिफाइड फॉर्मेट से मुराद वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की क्लासिफिकेशन अगर अलग-अलग होगी तो ही हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी जिसके लिए हम फ्लेक्सिबल बजट बनाने जा रहे हैं, उस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए ये कॉस्ट उतनी ही रहेगी या चेंज हो जाएगी. इफ देयर विल बी अ वेरिएबल कॉस्ट, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर चेंज होगा मास्टर बजट के मुकाबले में, प्लानिंग बजट के मुकाबले में, तो ऑब्वियसली फिर वेरिएबल कॉस्ट किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए अगर वो हायर देन प्लानिंग बजट है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी. और अगर वो लोअर देन प्लानिंग बजट है, जो नया बजट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी. बट व्हाट इफ कि वो फिक्स कॉस्ट हो, अगर वो फिक्स कॉस्ट है तो वो फिर किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी का हम बजट प्रिपेयर कर रहे हों तो दैट रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है, उसमें चेंज नहीं आता. So in other words, whenever we are trying to make a flexible budget with the help of a planning or master budget which is available with us, तो हमें ये चीज़ नेसेसरी है इस चीज़ के लिए, इस नए बजट को बनाने के लिए, that all items of costs are clearly classified into variable and fixed cost. Until unless वो clearly classified नहीं हो कि variable cost कौन सी है और fixed cost कौन सी है, तो we may not be in a position कि हम उसकी बुनियाद पे अगला जो बजट है वो बना सकें. सो ये बड़ा आसान है अगर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें कैटेगराइज किया हो. जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था तो कैटेगराइज जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने देखे थे वहाँ पे हमारे पास कैटेगराइज ये चीज़ें अवेलेबल थी कि व्हाट इज़ वेरिएबल कॉस्ट और कौन सा कंपोनेंट फिक्स्ड है, और उसकी बुनियाद पे हमने किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट प्रिपेयर कर लिया. लेकिन हमने जब कॉस्ट को समझा था तो हमने पढ़ा था कि कॉस्ट तीन तरह की होती है. कुछ ऐसी कॉस्ट है जिसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं और कुछ ऐसी कॉस्ट है जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं. और फिर थर्डली हमने बात की थी कि कुछ ऐसी कॉस्ट्स भी हैं जिन्हें टेक्निकली हम मिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं, या जिसे हम सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं. मैं ये थोड़ा सा रीकैप करवा रहा हूँ आपको, रिकॉल करवा रहा हूँ. इफ़ यू रिमेंबर,
तो हमने कुछ इस तरह से बात की थी कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन वी डिड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर वाइज जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से थी, एक वेरिएबल और दूसरी फिक्स कॉस्ट थी। तो जो वेरिएबल कॉस्ट थी उसको हमने डिफाइन किया था कि वो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होती है। इफ़ द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड तो कॉस्ट में भी चेंज आएगा, कॉस्ट भी ये इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। तो कॉस्ट दैट वेरी इन टोटल डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली विद द चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल, इसे हम वेरिएबल कॉस्ट का नाम देते हैं। हमने कुछ एग्जांपल्स भी तब ली थी, इफ़ यू रिमेंबर। डायरेक्ट मटेरियल जिसे हमने कहा था कि वो प्योर वेरिएबल कॉस्ट है, ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा इनकर होगी क्योंकि मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा और कॉस्ट भी ज़्यादा इनकर होगी। कम चीज़ें बनाएंगे तो कॉस्ट भी कम इनकर होगी एंड सो ऑन। इसी तरह डायरेक्ट लेबर के हवाले से बात हुई है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में देयर आर मल्टीपल एक्सपेंसेस जो कि वेरिएबल हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से ज़्यादा हो जाते हैं और कम होने से कम हो जाते हैं। तो वो तमाम एक्सपेंसेस जो इन टोटल वेरी करते हैं विद लेवल ऑफ आउटपुट विद एक्टिविटी लेवल, तो उन्हें हमने वेरिएबल कॉस्ट का नाम दिया। और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एज अ होल चेंज होती है एज अ टोटल, लेकिन वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। हमने कुछ कर्व भी बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर। कि वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, बॉटम से, ज़ीरो से। अगर ज़ीरो प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये अपवर्ड ट्रेंड है, ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व था। ये सारे डिस्कशन हमने जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे थे उस टाइम हमने बड़ी डिटेल में इस चीज़ को देखा था। ये एक एग्जांपल से लिखी हुई है, इसकी लाइट में ये कर्व बना हुआ है, बट जनरली हमें इस बिहेवियर का पता है। मैं थोड़ा सा रीकैप करवा रहा हूँ आज की बात से लिंक करने के लिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट के बाद जो हम बात करेंगे वो फिक्स्ड कॉस्ट की बात करेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन द एक्टिविटी लेवल। कुछ भी एक्टिविटी लेवल हो, ज़ीरो प्रोडक्शन करें, एक यूनिट बनाए, दो, उसमें चेंज नहीं आता, कांस्टेंट रहती है कॉस्ट। बट हमने ये बात भी तब समझी थी कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी फॉर एवर। तो जवाब था नहीं, फॉर एवर कांस्टेंट नहीं रहेगी, बट दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद इन अ रेंज, जिसे हमने रेलेवेंट रेंज कहा था। कि उस रेंज से बियॉन्ड जाएंगे तो फिक्स कॉस्ट हमारी चेंज हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज भी कर जाएगी। जी, तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज भी कर सकती है, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज भी कर सकती है, लेकिन अगर वो रेलेवेंट रेंज से बियॉन्ड जाए। मीन अगर हमारे प्लांट की कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स बनाने की और उस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए हमें एक जगह रिक्वायर्ड है जो कि हमने रेंट पे एक्वायर की हुई है। अगर वो हमने जगह रेंट पे एक्वायर की है तो उसका रेंट हम पे करते हैं, फिक्स्ड है। और उस प्लांट की कैपेसिटी 1000 यूनिट्स बनाने की है। अगर हमारी डिमांड बढ़ जाती है और हम और प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उसको और प्रोड्यूस करने के लिए हम एक और प्लांट ले लेते हैं। अगर एक और प्लांट ले लेते हैं तो एक और प्लांट के लिए हमें और जगह रेंट पे चाहिए। तो अगर और जगह रेंट पे लेंगे तो किराया बढ़ जाएगा। तो किराया बढ़ने का मतलब रेंट बढ़ेगा, जस्ट एक दफ़ा जंप करेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। वो फॉरएवर फिक्स नहीं रहेगा, उस रेलेवेंट रेंज से बियॉन्ड जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है वो कांस्टेंट रहेगा उस रेंज के अंदर। हमने उस रेलेवेंट रेंज को समझा था और रेलेवेंट रेंज को समझने के बाद हमने एक चीज़ बनाई थी जिसे हम स्टेप फिक्स कॉस्ट नॉर्मली कहते हैं। ये हमने एक बनाया था कि लाइक 0 से 20 यूनिट्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस ग्राफ के अंदर, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर 20 यूनिट की कैपेसिटी हम आगे जाएंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट जंप करेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। एंड देन उससे बियॉन्ड जाएंगे तो ये फिर जंप करेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है बट विद इन रेलेवेंट रेंज। तो रेलेवेंट रेंज को भी कुछ हमने डिफाइन किया था। तो बियॉन्ड रेलेवेंट रेंज जाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगली बात हमने कहा था कि कॉस्ट ऐसी होती है जिसे हम मिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, जिसका एक पार्ट वेरिएबल होता है और एक पार्ट शायद फिक्स्ड होता है उसके अंदर। हमने एग्जांपल ली थी, जैसे हमारे यहाँ ये लैंडलाइन कनेक्शन हैं, इसके अंदर एक चीज़ लाइन रेंट कहलाती है और दूसरी चीज़ कॉल चार्जेस होते हैं, जैसे PTCL जिसे आप कहते हैं। तो उसके बिल के अंदर यूटिलिटी बिल है आपका, लेकिन उस यूटिलिटी बिल के अंदर जो आपकी कॉस्ट इनकर हुई है
उसके कंपोनेंट्स देखेंगे तो एक ऐसा कंपोनेंट है, चाहे आप कोई कॉल थ्रो ना करें, कोई काम ना करें, फ़ोन डेड भी पड़ा रहे, इवन देन आपको वो कॉस्ट बियर करना पड़ती है, जिसे हम फिक्स्ड कंपोनेंट कहेंगे, लाइन रेंट जिसे कहा जा रहा है। और कुछ ऐसी कॉस्ट है जो ज़्यादा कॉल करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, कम करेंगे तो कम कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, उसे हम वेरिएबल कंपोनेंट कहेंगे। बट एज अ होल वो जो यूटिलिटी है दैट इज कॉल्ड एज, वो यूटिलिटी बिल जो है हमारा, वो कहलाएगा जी हमारे लिए मिक्स्ड कॉस्ट। इसके अंदर जी इसके अंदर जो कंपोनेंट है फिक्स और वेरिएबल वाले, ये अगर अलहदा नहीं किए जाएंगे तो यू कैन नॉट प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट, बिकॉज उस कॉस्ट के अंदर से कितना कंपोनेंट फिक्स्ड है और कितना कंपोनेंट वेरिएबल है, अगर वो हमें पता नहीं होगा तो वी कांट डू द एनालिसिस कि अगर अगले लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जाएंगे, किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, तो हमारी कॉस्ट में कितना चेंज आएगा तो कितना आएगा। अगर इसको पता करना चाहते हैं तो जो हमारी मिक्स्ड कॉस्ट है, वी नीड टू सेपरेट देम इनटू द आइदर ऑफ द कंपोनेंट्स। जो फिक्स कंपोनेंट है वो अलहदा किया जाए और वेरिएबल कंपोनेंट अलहदा किया जाए। Costs that have been variable element and a fixed element, इसे मिक्स कॉस्ट कहते हैं। चेंजेस इन टोटल बट प्रोपोर्शनेटली विद चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल चेंज होती है। तो जैसे ये अब कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इससे हम सर्च करने की कोशिश करेंगे कि ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है। ज़रा समझनी है आपने बात कि डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है, ये अगर 10,000 यूनिट्स बनाए हैं तो $20,000 लग रही है, और अगर 20,000 यूनिट बनाए हैं तो $40,000 लग रही है। ज़्यादा प्रोड्यूस करने से कॉस्ट ज़्यादा होगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर ये है कि वो टोटल में चेंज होती है लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। सो अगर 20,000 को 10 से डिवाइड करें तो 2 पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है। अगर 20,000 यूनिट्स के लेवल पर जाते हैं तो 40,000 है। अगेन अगर 40,000 को 20 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 2 ई पर यूनिट बनता है। तो इसका मतलब ये प्योर आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट को देखें तो वो 10,000 है, सॉरी 8,000 है 10,000 यूनिट्स के लिए। लेकिन 10,000 है 20,000 यूनिट्स के लिए। चेंज तो हुई है, लेकिन ये चेंज होने के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पर यूनिट कांस्टेंट रहे। 8,000 को अगर 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 बनता है, लेकिन अगर 10,000 की कॉस्ट को 20,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 बन जाता है। सो इसका मतलब इसके अंदर फॉर श्योर एक कंपोनेंट वेरिएबल होगा और एक कंपोनेंट फिक्स्ड होगा। तो टेक्निकली हमारी ये मिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल या फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, बल्कि मिक्स्ड सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है। इसी तरह डायरेक्ट लेबर को देखें तो 17,000 और 34,000, प्रोडक्शन डबल हुई है तो कॉस्ट भी डबल हो गई है। और अगर पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो वो सेम रहेगी दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। इसी तरह इनडायरेक्ट मटेरियल देखें तो 1,000 से डबल होगी, 2,000 पे चला गया, प्रोडक्शन लेवल डबल हो गया है। और अगर पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी सेम है। डेप्रीसिएशन किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम है, चेंज ही नहीं हो रही, तो उसका मतलब ये फिक्स्ड है। यूटिलिटीज़ की बात करें तो पहले 3,000 हैं और फिर 20,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे 5,000 हो जाती हैं। एक्टिविटी लेवल डबल होने से कॉस्ट डबल नहीं हुई, बल्कि चेंज तो होगी, कांस्टेंट नहीं। अगर कांस्टेंट रहती तो ये फिक्स्ड होती, अगर प्रोपोर्शनेटली उतनी ही चेंज हो जाती तो ये वेरिएबल कहलाती, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। अगेन अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालें, दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम निकले, तो आप कह सकते हैं क्लियरली कि ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये भी एक मिक्स्ड कॉस्ट है। और रेंट देखें तो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। ये अब जो मैंने बातें अभी बोली हैं उन्हीं को ये जस्टिफाई किया जा रहा है, लॉजिकली बताया जा रहा है कि वाकई में ये तीन हमारी वेरिएबल कॉस्ट हैं। और डेप्रीसिएशन और रेंट वाली जो हमारी कॉस्ट है, दिस इज मिक्स्ड कॉस्ट। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे की जो कॉस्ट है ये मिक्स्ड कॉस्ट है। तो इसका मतलब अगर हमें कहा जाए कि 30,000 यूनिट्स के लिए बजट बनाया जाए, तो 30,000 यूनिट्स के लिए बजट तब बन सकता है, या अगर 10,000 की बजाय 8,000 यूनिट्स के लिए बजट बनाया जाए तो ये तब बन सकता है कि जब हमें पता हो कि हमारा फिक्स्ड है, कितना कंपोनेंट
हमारा जी वो identify the fixed and variable components out of this mixed cost. जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे यू कांट प्रिपेयर द नेक्स्ट लेवल बजट। तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार यूज़ किए जाते हैं। जो तरीक़ाकार यूज़ किए जाते हैं उसमें स्कैटर ग्राफ का भी मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, लीस्ट स्क्वायर की लाइन है, रिग्रेशन लाइन वगैरह बनाई। हाई लो पॉइंट मेथड जो है वो डिनोट करता है कि हम किस तरह से ये चीज़ पता कर सकते हैं। अगर आपने कहीं इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी है तो, या आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को रिकॉल करें। आप स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो पता करते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन जो पता की जाती है, उस स्लोप ऑफ द लाइन को पता करने के लिए आप डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई का कंपैरिजन करते हैं। तो लाइक वाइज है, अगर हम हाई लो पॉइंट यही सजेस्ट करता है कि आप स्लोप ऑफ द लाइन पता करें, यानी चेंज पता करें कितना आता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कंपोनेंट कितने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई लो मेथड यूजेस द टोटल कॉस्ट इनकर्ड एट अ हाई एंड द लो लेवल ऑफ एक्टिविटी टू क्लासिफाई मिक्स कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। नंबर 2, the difference in cost between high and low levels represents the variable cost. Since only variable cost element can change as activity level changes, तो steps क्या है जरा, हम दो different level of activities लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी और उसके सामने जो मिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी इनकर हुई वो देखते हैं, और एक लो लेवल ऑफ एक्टिविटी लेते हैं कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में, और उसके अंदर जितनी मिक्स कॉस्ट इनकर हुई होती है वो देखते हैं। जैसे हमारी मिसाल के अंदर यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट लिखी हुई थी, मिक्स कॉस्ट है, तो हम देखते हैं कि 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितनी वो मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर हुई है और 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितनी इनकर हुई है। पहला स्टेप तो ये है। अब अगर 10 और 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए जितनी जितनी कॉस्ट इनकर हुई है, अगर इसमें कोई चेंज आया है तो वो चेंज सिर्फ उसके वेरिएबल कंपोनेंट में आया होगा, फिक्स कंपोनेंट में तो चेंज नहीं आएगा। बिकॉज फिक्स कंपोनेंट तो वो है कि जो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। सो अगर चेंज इन मिक्स्ड कॉस्ट, जो भी हमारी मिक्स कॉस्ट है, जैसे हमारी एग्जांपल जो अभी चल रही है उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो उस मेंटेनेंस कॉस्ट में 10 और 20,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे अगर कोई चेंज आया है तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो टेक्निकली वेरिएबल कंपोनेंट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप यहाँ पे देखें मेंटेनेंस कॉस्ट या यूटिलिटीज को, मेंटेनेंस 8,000 से बढ़ के 10,000 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे चली गई है तो 2,000 कॉस्ट में चेंज आया है। और इसी तरह अगर आप यूटिलिटीज़ को देखें तो 3,000 से बढ़ के 5,000 पे चली गई हैं, तो 3,000 का चेंज आया है। तो ये चेंज जो आया होगा इस यूटिलिटी या मेंटेनेंस कॉस्ट के फिक्स्ड वाले कंपोनेंट में तो नहीं आया होगा, बिकॉज वो फिक्स ही रहेगा, चाहे 10,000 यूनिट बनाए चाहे 20,000 यूनिट बनाए। तो जो चेंज प्राइमरीली आया होगा वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाले कंपोनेंट में आया होगा। तो हमें वो वेरिएबल वाला कंपोनेंट में चेंज अगर पता चल जाए तो हम उसको डिवाइड करेंगे, वेरिएबल कंपोनेंट में चेंज आया इस लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से या 10 और 20,000 यूनिट्स बनाने की वजह से। सो चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन एक्टिविटी लेवल से अगर डिवाइड करें, जैसे हमारे सामने ये लिखा हुआ है 8 और 10,000, तो 2,000 की कॉस्ट चेंज हुई है। अगर 2,000 की कॉस्ट चेंज हुई है तो ये चेंज लाने वाली चीज़ हमारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं। तो 2,000 को आप डिवाइड करें अगर 10,000 से, तो आपको पर यूनिट वेरिएबल कंपोनेंट मिलेगा, पर यूनिट मिलेगा। क्यों कि जो चेंज आया है ये वेरिएबल कंपोनेंट के अंदर ही आया है, और अगर 2,000 का चेंज आया, अगर डिवाइड करें चेंज इन यूनिट्स, यानी ये चेंज 2,000 का आया 10,000 यूनिट्स की वजह से एक्स्ट्रा, तो वो 10,000 एक्स्ट्रा यूनिट से अगर डिवाइड कर दे तो हमें पर यूनिट वेरिएबल कंपोनेंट उसका मिलता है। जैसे 0.2 निकलेगा, और अगर 0.2 को फिर हम मल्टीप्लाई कर दें 10,000 यूनिट्स के साथ, तो हमें पता चलेगा कि टोटल 8,000 की कॉस्ट के अंदर से जो वेरिएबल वाला कंपोनेंट है वो 2,000 के, और बाकी 6,000 का फिक्स कंपोनेंट है।
वो 6,000 का फिक्स कंपोनेंट हमारे अगले वाले में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। हम उसको प्रूव कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि हम वेरिएबल कॉस्ट का रेट निकालेंगे, वेरिएबल कंपोनेंट का पर यूनिट रेट, और रेट निकालने के लिए हाई लो मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। हाई लो पॉइंट मेथड भी कहते हैं कि हाई और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट का डिफरेंस लें और उस कॉस्ट के डिफरेंस को आप डिवाइड कर दें जो आउटपुट लेवल या एक्टिविटी लेवल है उसके डिफरेंस से, और उसकी बुनियाद पे आपका वेरिएबल रेट पर यूनिट मिलेगा। अगर वेरिएबल रेट पर यूनिट मिल गया तो जितने यूनिट्स बनाए हैं अगर उससे मल्टीप्लाई करें तो टोटल वेरिएबल कंपोनेंट मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट उस लेवल ऑफ एक्टिविटी में से अगर वेरिएबल कंपोनेंट निकाल देंगे तो हमें फिक्स कॉस्ट मिल सकती है। ये तरीकाकार लिखा हुआ स्टेप 1, चेंज इन टोटल कॉस्ट। डिटर्मिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहला स्टेप है। तो चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन एक्टिविटी लेवल से डिवाइड करेंगे, और चेंज इन कॉस्ट का मतलब उस हाई और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी के दरमियान जो डिफरेंस है उसे हाई और लो एक्टिविटी लेवल के दरमियान जो कॉस्ट है, सॉरी एक्टिविटी लेवल है, उससे डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा आपके पास। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल अब आपके सामने आ रही है। Metro Transit Company has the following maintenance costs and mileage data for its fleet of buses over a 6 months period. January 20,000 और टोटल कॉस्ट 30,000 है। फरवरी में 40,000 माइल ड्राइव किए हैं और 48,000 है। मार्च में 35,000 माइल्स ड्राइव किए और 49,000 कॉस्ट है। तो इन एक्टिविटी लेवल में से आप हाई और चले बल्कि आगे देखें बाकी मंथ्स भी दिए में अप्रैल का दिया हुआ है 50,000 माइल्स और मई का 30,000 माइल्स और जून का 43,000 माइल उन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट दी। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। इन डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी में से आप हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी पहले ट्रेस करेंगे। तो मिनिमम माइल्स जो चली है वो 20,000 है और मैक्सिमम जो माइल्स चली है वो फ्लीट ऑफ कार जो है या व्हीकल बसेस जो है वो 50,000 माइल्स है। तो इन दोनों एक्टिविटी लेवल के सामने जो कॉस्ट का फर्क है पहले वो तलाश करेंगे। कॉस्ट 30,000 और 63,000 इनकर हो रही है, तो हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी की कॉस्ट में से लो लेवल ऑफ एक्टिविटी की कॉस्ट माइनस करेंगे और हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी की जो माइल्स हैं और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी की जो माइल्स हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे। 63 माइनस 30 और जो डिवाइड किया जाएगा 50,000 माइनस 20,000। तो 33,000 का 33,000 का जो चेंज आया है मेंटेनेंस कॉस्ट में वो चेंज ड्यू टू 30,000 माइल्स आया है। और ये बात समझने वाली है जो 33,000 का चेंज है कॉस्ट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ उसके वेरिएबल कंपोनेंट में, फिक्स कंपोनेंट में नहीं है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट द रेट फर्स्ट। तो हमने डिवाइड करके रेट निकाला। जो रेट निकला है वेरिएबल कॉस्ट का, ए वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट का इस टोटल कॉस्ट के अंदर वो 1.10 कॉस्ट पर माइल है। ये कॉस्ट पर यूनिट कह रहे हैं या माइल कह रहे हैं, एक ही बात है। 1.10 पर माइल है। तो अगर 1.10 पर माइल है तो 20,000 अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर आप उससे मल्टीप्लाई करें 1.10 को तो ये 22,000 बनेगा। तो इसका मतलब 22,000 जो है वो कॉस्ट आउट ऑफ 30,000 जो टोटल कॉस्ट है इसमें से 22,000 कंपोनेंट अगर वेरिएबल है तो बाकी 8,000 आपका फिक्स कंपोनेंट होगा। आप इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी भी प्रूव कर सकते हैं कि 50,000 आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी है तो 1.10 वेरिएबल रेट है तो 1.10 इंटू 50,000 तो ये 55,000 बनेगा। अगर 55,000 और 63,000 का फर्क लेंगे टोटल कॉस्ट और 63 और 55 वेरिएबल कॉस्ट तो आपको वो 8,000 का ही फर्क मिलेगा। तो स्टेप नंबर 1 आप रेट कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट का और फिर आप उसके बाद ट्रेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। टोटल में से वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस कर देंगे तो यू कैन कम अप विद द फिक्स कॉस्ट। अगर आपके सामने सॉल्व हुआ है आप देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये लेवल ऑफ एक्टिविटी पे फिक्स कॉस्ट जो 8,000 है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी और लेवल ऑफ एक्टिविटी का हमें बजट बनाना पड़े तो हमें दो चीज़ें मिल गई कि फिक्स कॉम्पोनेंट कितना है वो हमने अलहदा कर लिया और जो वेरिएबल रेट है पर माइल वो भी पता चल गया। अब और कितने भी माइल अगर गाड़ी चले और हमने बजट बनाना हो मेंटेनेंस कॉस्ट का तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मुख्तलिफ माइल्स बताए हुए थे। सो इफ़ वी आर आस्क्ड कि हम 60,000 माइल्स के लिए एक बजट बनाएं कि हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी इनकर होगी
तो 60,000 इंटू 1.10 करेंगे, ये वेरिएबल कंपोनेंट होगा 66,000 का, और उसमें 8,000 फिक्स कंपोनेंट जो है वो ऐड कर देंगे, तो ये 74,000 जो है वो आपका बजटेड मेंटेनेंस कॉस्ट होगी फॉर 60,000 माइल्स ड्रिवन। अगर इतने माइल चलेगी तो ये हमारा ये कॉस्ट होगा। तो ये हमें पता करना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम परफॉर्मेंस असेस करना चाहते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट को किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कन्वर्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील, बिकॉज वो वेरिएबल है, प्योर है कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगी उस लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी का आप बजट बनाना चाह रहे हैं। फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी उस नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे भी, बट जो मिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से पहले फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट अलग करेंगे तो ही आप नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब किया गया कि अगर हम निकालना चाहे 45,000 माइल्स के लिए कितना हमारा बजट होगा, तो 8,000 का कंपोनेंट तो फिक्स रहेगा, जबकि वेरिएबल जो है वो 1.10 इंटू 45,000 होगा, तो टोटल हमारा जो बजट बनेगा वो 57,500 होगा। आई होप बात समझ आई होगी। अगर पॉइंट समझ आया है तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। मिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होता है। So now this is an example in front of you. I would ask all of you कि आप इसको हाई एंड लो पॉइंट मेथड के ज़रिए सॉल्व करें, मुझे वेरिएबल रेट बता दें और मुझे फिक्स कंपोनेंट बता दें कितना है, और इसके अलावा ये बता दें कि 8,000 यूनिट्स के लिए बजटेड कॉस्ट कितनी होगी जो बताई गई है। ये कैलकुलेट करें। वी आर हैविंग 2-3 मिनट्स, ज़रा कर लें, और जो कर ले वो ज़रा हैंड कर ले। आई आस्क द रेलेवेंट पर्सन, या आप अपना आंसर जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्ट में भी लिख सकते हैं। जी सलमान साहब, आपने आंसर दिया है। ओके, इसको चेक करते हैं जी। जी सलमान साहब ने कहा जी 2.03, अब्बास रज़ा साहब कह रहे हैं 1.3, अब्दुल सबूर भी 1.3 कह रहे हैं। चलें, आप इसकी बुनियाद पे अगली चीज़ बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि आपने गलत किया है या सही। आप इसमें से फिक्स कंपोनेंट अलग करें और इसके अलावा नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी में बजट भी बनाएं। जी ठीक है सलमान साहब, अगर आपको समझ आ रही है बात तो 8,000 यूनिट्स के लिए क्या बजट होगा वो भी बना दें, और पहले फिक्स कंपोनेंट बता दें कितना है फिक्स कंपोनेंट।
जी वास्ट 2000 फिक्स कंपोनेंट है, फाइन। और जी 8000 यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट का बजट है वो 12,400 है जी। कॉम ये बता रही है, अगर आप लोगों ने भी सॉल्व किया है तो आप में से भी कोई लोग अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर वन। जी तो तरीक़ाकार आपके सामने है, हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपने जो आंसर्स दिए आपके सामने अब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो अगर हम 8000 यूनिट्स के लिए बनाना चाहें तो 12,400 की हमारी कॉस्ट बनती है। सो ये प्राइमरली थोड़ा सा रेलेवेंट था कि हमें पता होना चाहिए कि मिक्स कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट कितना है, और उसी की बुनियाद पे फिर हम किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट बना सकते हैं। अगर हम किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है जी। अली गोंदल साहब, आप कोई बात करना चाहते हैं तो कर लें, यू आर अलाउड टू टॉक जी, बोलें जनाब। आपने हैंड रेज किया हुआ जेंटलमैन, मिस्टर अली गोंदल। जी सदाम साहब, आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इसी स्लाइड को ज़रा दोबारा इलेबोरेट कर दें ज़रा, ये वैल्यूज़ मतलब कैसे कैसे आई हुई हैं। कौन से जेंटलमैन ये बता दीजिएगा। ये जो कैलकुलेशन की है ना, माइनस में आ रही हैं, डिवाइडेड बाय 9800 माइनस 7000, ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली जेंटलमैन, वैल्यूज मतलब तरीकाकार ये है, आप पहले ज़रा वो तरीकाकार को देख लें तो मेरे ख्याल में ज़रा बेहतर हो जाएगा। मैं पहले जी तरीकाकार सर। आपसे कर दूँ दोबारा। ये तरीकाकार लिखा हुआ है, हाई लो मेथड के ज़रिए आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। और तरीकाकार क्या है कि हाई माइनस लो लेवल ऑफ एक्टिविटी लेवल लिखा हुआ है। तो जो हाई और लो एक्टिविटी लेवल है उसके दरमियान कॉस्ट का डिफरेंस लें, और हाई और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी के जो दरमियान यूनिट्स का या एक्टिविटी लेवल का फ़र्क है वो लें। अगर कॉस्ट में फ़र्क को आप डिवाइड कर देंगे एक्टिविटी लेवल में फ़र्क से, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट का रेट मिल जाएगा पर यूनिट, पर माइल, व्हाटएवर जो भी है आपके पास। अगर ये पॉइंट ठीक। समझ, होता ये है कि अगर किसी भी एक्टिविटी लेवल से किसी दूसरे एक्टिविटी लेवल पे आप जाते हैं और जी कॉस्ट में चेंज आता है, और अगर चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना एक्टिविटी लेवल बदला है उतनी ही कॉस्ट भी बदल गई है, तो इसका मतलब ये कॉस्ट आपकी प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। ये मिसाल दोबारा सामने देखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल स्लाइड नजर आ रही है नहीं, डायरेक्ट मटेरियल जी वाली। जी सर, आ रही है। देखिए 20,000 कॉस्ट है आपकी 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए, 20,000 यूनिट बनाने के लिए 40,000 की कॉस्ट है। तो अगर आपका एक्टिविटी लेवल डबल हुआ है तो कॉस्ट भी डबल हो गई है। जी सर। ठीक। और अगर आप पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें 10,000 यूनिट्स के लेवल पे या 20,000 यूनिट्स के लेवल पे, तो ये पर यूनिट कांस्टेंट है। जी सर। 20,000 से डिवाइड तो भी 2 निकलेगा, और 40,000 को 20 से डिवाइड करें तो भी 2 ही निकलेगा। तो इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन पे चीज़ प्योरली पूरी उतर रही है। वेरिएबल कॉस्ट है ही क्या, जो डिफाइन किया गया इससे पहले, मैं ज़रा लिंक कर रहा हूँ ताकि अगर किसी और को भी कन्फ्यूजन है तो वो ज़रा क्लैरिफाई हो जाए। देखिए वेरिएबल कॉस्ट को जो डिफाइन किया गया वो ये है, जो कॉस्ट वेरी करती है इन टोटल डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली विद चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल। और सेकंड बात ये लिखी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दैट रिमेन द सेम पर यूनिट एट एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये टोटल में जो चेंज होती है
लेकिन पर यूनिट तो उतनी की उतनी रहेगी, यूनिट बढ़ने से टोटल बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ के जरिए बताया गया है कि अगर आपकी कॉस्ट जो है वो $10 लगती है, अगर एक यूनिट बनाएंगे तो 10 लगेगी, 2 बनाएंगे तो 20 लगेगी, 3 बनाएंगे तो 30 लगेगी। तो इसका मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने से कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन टोटल में बढ़ रही है। अगर पर यूनिट किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे चेक करेंगे तो वो उतनी की उतनी ही रहेगी। ठीक है जी। सो हमें पहले कॉस्ट को समझना है कि कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसका बिहेवियर बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट के जो क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतर रहा है। तो ये कॉस्ट हमें नज़र आ रही है डायरेक्ट मटेरियल की और डायरेक्ट लेबर की। अगर डायरेक्ट लेबर भी देखें तो 17,000 और 34,000 एक्टिविटी लेवल डबल हुआ तो कॉस्ट भी डबल हो गई। तो अगर पर यूनिट इसका भी कैलकुलेट करें तो वो वही बनेगा 1.7 और 1.7। इसी तरह अगर आप और कॉस्ट देखें तो इनडायरेक्ट मटेरियल की 1000 से 2000 पे पहुंच गई है, एक्टिविटी लेवल डबल हुआ तो कॉस्ट पर। तो ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट हैं। कुछ ऐसी कॉस्ट है जो प्योर फिक्स्ड हैं, यानी एक्टिविटी लेवल चेंज होने से उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसमें सबसे सर फहरिस्त तो आपको सामने नजर आ रही है तो डेप्रीसिएशन है। आपको जो नजर आ रही है वो रेंट है। वो एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ तो चेंज नहीं हुई। अब ये जो मेंटेनेंस की कॉस्ट आपको नजर आ रही है ये चेंज तो हुई है। 10,000 से पे लेवल पे 8,000 थी और 20,000 के लेवल पे 10,000 है। ये एक्टिविटी लेवल डबल हुआ। अगर ये वेरिएबल चेंज हो रही है तो वेरिएबल है इसका मतलब नहीं। अगर ये चेंज वाकई ऐसा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाकई प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। या इसमें चेंज ना आए तो हम कहेंगे ये प्योर फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं होता रही तो टेक्निकली इट इज सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट आप इसको कहते हैं। लेकिन हम उसको टेक्निकल टर्म्स में मिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉस्ट वेरिएबल है और कुछ ना कुछ कॉस्ट फिक्स्ड है। तो पहले तो हमें ये डिफाइन करना है। मैं इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। जो फ्लेक्सिबल बजट आपने बनाया, मेरा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 25,000 यूनिट्स है, मेरा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 18 है। तो मुझे इनफैक्ट 18,000 यूनिट्स के लिए पहले बजट बनाना पड़ेगा ताकि उस यार्ड स्टिक के मुकाबले में मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकूं। तो मैं डायरेक्ट मटेरियल को तो बड़ी आसानी से फोरकास्ट कर लूँगा कि 18 के लिए कितना होगा। मैं डायरेक्ट लेबर को भी फोरकास्ट कर लूँगा, इनडायरेक्ट मटेरियल को भी फोरकास्ट कर लूँगा, डेप्रीसिएशन और रेंट भी पता चल जाएगा। लेकिन मेरे लिए मसला आएगा मेंटेनेंस कॉस्ट का और यूटिलिटीज़ का, क्योंकि ये एग्जैक्टली डबल ट्रिपल नहीं हो रही। तो मुझे अगर वो डबल ट्रिपल का पता करना है तो इसका मिक्स कंपोनेंट, फिक्स कंपोनेंट अलहदा और वेरिएबल कंपोनेंट अलहदा करना है। तो अगर मैं उसको अलहदा करना चाहता हूँ तो मेरे पास तरीका ये आ रहा है कि मैं एक तरीकाकार, मैथमेटिकल तरीकाकार है ये, जिसे हम हाई लो पॉइंट मेथड कह रहे हैं। अकाउंटेंट्स आमतौर पे इसी मेथड को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा और स्टैटिस्टिकल मेथड भी हैं, उसको भी मैं थोड़ा बहुत आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन जो कि हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव आपसे अकाउंटिंग एवेल्यूएट करना है, स्टैटिस्टिक्स नहीं। तो उन तरीकाकार का आपको नो हाउ तो ज़रूर होनी चाहिए कि क्या होते हैं, लेकिन उसकी अगर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको उस तरह से ना भी पता तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका पता होना ज़रूरी है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट बनाना है। सो दिस इज, ये दो कॉस्ट आपकी मिक्स कॉस्ट हैं। तो हमें इसका मिक्स्ड में से एक फिक्स्ड कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट अलग करना है। तो मैं जो बात समझा रहा हूँ ये है कि अगर 8,000 यूनिट्स पे और 10,000 यूनिट्स 10,000 और 20,000 यूनिट्स पे कॉस्ट 8 और 10,000 जो फ़र्क आया है ये 2,000 का फ़र्क है। तो ये 2,000 का फ़र्क उन 10,000 यूनिट्स की वजह से आया जो हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो अगर हम टेक्निकली समझें तो जो कॉस्ट इस 8 मेंटेनेंस कॉस्ट में से जो कॉस्ट चेंज हो रही होगी वो उसका वेरिएबल कंपोनेंट होगा, फिक्स कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रहा होगा। फिक्स कंपोनेंट तो उतने का उतना रहेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपके यहाँ वो लैंडलाइन का बिल आता है तो उसके अंदर अगर एक लाइन रेंट है और एक कॉल चार्जेस है, आपको ना भी बताया जाए कि लाइन रेंट कितना है और कॉल चार्जेस कितने हैं और बताया जाए इस महीने का बिल 1,000 रुपये है और अगले महीने का बिल 2,000 रुपये है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इस 1,000 और 2,000 के अंदर लाइन रेंट कितना है। तो जो चेंज आया होगा वो लाइन रेंट में नहीं आया होगा बल्कि चेंज सिर्फ और सिर्फ कॉल चार्जेस में आया होगा। तो वो कॉल चार्जेस अगर हमें पता चल जाए तो हम किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी भी उसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं। तो चेंज इन कॉस्ट तो चेंज इन एक्टिविटी लेवल से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये तरीकाकार सामने आया कि हम चेंज इन कॉस्ट को चेंज इन एक्टिविटी लेवल और चेंज इन एक्टिविटी लेवल के लिए यार्ड स्टिक बना रहे हैं हम हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। इन दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटीज का डिफरेंस लेंगे
अगर सर एक डिवाइड, क्वेश्चन है प्लीज प्लीज। सर क्वेश्चन ये कि अगर एक्टिविटी वो फिक्स कॉस्ट की रेंज में ही रहती है, फिर तो इस मेथड को मतलब कोई जेंटलमैन यूज करने का आप फिर गलत कर रहे हैं ना, बात समझिए। हम किस कॉस्ट की बात कर रहे हैं बताएं, क्या फिक्स की बात कर रहे हैं? मिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं। बात करें ना जेंटलमैन, इसमें जी रेलेवेंट रेंज को साइड में रख दे जरा आप। जो फिक्स्ड ठीक कॉस्ट है, रेलेवेंट रेंज का ताल्लुक तो उस चीज के साथ है। क्या वेरिएबल कॉस्ट के जी साथ रेलेवेंट रेंज का कोई ताल्लुक है? नहीं, नहीं है ना। नहीं है बिल्कुल। हम अभी बात कर रहे हैं कि विद इन रेलेवेंट रेंज खड़े हैं। आप देख लें कि फिक्स्ड कॉस्ट यूटिलिटीज की 3000, सॉरी किधर गया जी, डेप्रिसिएशन, वो 4 की 4000 है, 4 की 4000 है, रेंट की कॉस्ट 6 की 6000 है। तो अभी रेलेवेंट रेंज के अंदर खड़े हैं, रेलेवेंट रेंज से बाहर ना जाएं आप, ठीक है। जी जी अब आप ये बताएं कि अगर हम 10,000 यूनिट में गए तो फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आया, इसका मतलब ये है फॉर श्योर वो हमारी रेलेवेंट रेंज के अंदर ही, हम रेलेवेंट रेंज से बियॉन्ड नहीं गए। अगर रेलेवेंट रेंज से बियॉन्ड नहीं गए तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके अंदर भी अगर कोई फिक्स्ड एलिमेंट है तो वो भी रेलेवेंट रेंज से बियॉन्ड ना जाने की वजह से चेंज नहीं हुआ होगा। चेंज सिर्फ कौन सा कंपोनेंट हुआ होगा? वेरिएबल वाला, बिल्कुल सर। ठीक है नी। तो अगर 8 और 10,000 की कॉस्ट में जो चेंज है वो सिर्फ वेरिएबल कंपोनेंट का चेंज है, तो वेरिएबल कंपोनेंट का चेंज, चेंज इन वेरिएबल कंपोनेंट, दूसरे लफ्जों में चेंज इन टोटल कॉस्ट है। और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज के साथ, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता चल रहा है। ये अगली स्लाइड पे इस मिसाल को देख लें। ये कुछ माइल्स बताए गए हैं, गाड़ी कितने देर कितने माइल्स चली है और उसके नतीजे में कॉस्ट कितनी इनकर हुई है। पहले ये समझें क्या ये प्योर वेरिएबल है, यानी 20,000 माइल चलिए तो 30,000 है, 40,000 माइल चले तो फिर 30 की बजाय 60,000 अगर हो जाती है, क्योंकि जी माइल्स डबल हो गए, कॉस्ट डबल हो जाए, तो इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन ठीक अगर ये डबल नहीं हुई तो उसका मतलब ये है कि ये कम से कम वेरिएबल तो नहीं है। दूसरी बात, अगर ये कांस्टेंट रहती 30 की 30 ही रहती 40,000 के लेवल पे, तो हम कह सकते थे कि ये फिक्स कॉस्ट है। ये कांस्टेंट भी नहीं रही, चेंज आया है लेकिन प्रोपोर्शनेट उतना चेंज नहीं आया जितना एक्टिविटी लेवल में चेंज है। तो फॉर श्योर इसका मतलब इस कॉस्ट के अंदर कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड है और कुछ कंपोनेंट वेरिएबल है। जब तक उसको अलहदा नहीं करेंगे हम तब तक किसी और एक्टिविटी लेवल के लिए इसको फोरकास्ट या बजट नहीं कर सकते। अब रिकॉल करें जो लास्ट टाइम हम सारे डिस्कशन कर रहे थे, उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे थे बुक से, वहाँ पे कैटेगोरिकली लिखा मिलता था कि इसमें से इतना फिक्स कंपोनेंट और बाकी पर यूनिट ये रेट है। तो वो तो लिखा लिखाया मिल गया, लेकिन अगर लिखा लिखाया नहीं मिलेगा तो हमें खुद सारे काम करने पड़ेंगे। सो चेंज इन कॉस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी लिखा हुआ है 20,000, सॉरी 20,000, 40,000, 35, 50,000 माइल, 30 और 43, 43,000। तो इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो 50,000 है और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी जो 20,000 है। इन दोनों के दरमियान जो कॉस्ट है, लेवल ऑफ एक्टिविटीज के दरमियान जो कॉस्ट में चेंज है वो 33,000 का है। 63 हाईएस्ट लेवल पे है और 30 लोएस्ट पे है। ये जो 33,000 का चेंज है, हम ये कह रहे हैं कि ये वेरिएबल कंपोनेंट के अंदर, और ये चेंज आया 30,000 माइल्स की वजह से है। कि 50,000 माइल अगर गाड़ी चलती है तो 63,000 कॉस्ट है, 20,000 चलती है तो 30,000 है। इसका मतलब 30,000 माइल अगर गाड़ी एक्स्ट्रा चली है तो 33,000 कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये रेट बनाया हमने इसके नतीजे में, तो 1.10 पर माइल आपकी वेरिएबल कॉस्ट बनती है। अगर ये 1.10 वेरिएबल है तो हम इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल को अलहदा कर सकते हैं। अब आपके सामने 20,000 एक्टिविटी लेवल और 50,000 एक्टिविटी लेवल, ये टोटल कॉस्ट दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे पहले मेंशन कर ली, 63 और $30, 63,000 और $30,000। वेरिएबल कॉस्ट अगर अलहदा करना चाहते हैं तो वेरिएबल रेट आपके पास आ गया 1.10 पर माइल। अगर 50,000 माइल चलती है तो मल्टीप्लाई करें 55,000 वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है आउट ऑफ 63,000। तो अगर 63 में से ये 55 माइनस करते हो तो 8 फिक्स बनता है। फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट वो है जो किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी पे भी उतना ही रहे। तो हम इसको प्रूव करने के लिए किसी और लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जा सकते हैं। अगर लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे गए तो वहाँ पे टोटल कॉस्ट 30,000 है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20,000 एक्टिविटी लेवल 1.10 से मल्टीप्लाई करें तो 22,000 है।
So out of this 30,000, 22,000 is your variable component. अगर ये वेरिएबल कंपोनेंट इसमें से माइनस कर देते हैं तो अगेन फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी है. सो हमें पता लग गया कि 8,000 हमारा फिक्स कंपोनेंट है और 1.10 हमारा वेरिएबल रेट है फॉर दिस मिक्स्ड कॉस्ट. अब हम किसी भी और लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए ये कॉस्ट प्रोडिक्ट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमें कहा गया कि 45,000 एक्टिविटी लेवल के लिए प्रोडिक्ट करें. 45,000 माइल चलेगी तो 8,000 तो कॉस्ट रहेगी ही रहेगी. वेरिएबल जो कॉस्ट इनकर होगी 1.10 इंटू 45,000 माइल्स 49,500 और ये उसका टोटल बनता है 57,500. सदाम साहब यहाँ तक अगर समझ आती है तो पहले ये बता दें. जी सर, एग्जैक्टली समझ आ गई. दैट्स ग्रेट जी. तो अब ये एक एग्जांपल जो हमने ली और उसमें ये कहा गया, आपने कहा वो भी मैं अब आपको लिंक कर देता हूँ. ये हमारे एक्टिविटी लेवल्स हैं 9800, 8500, 7000, 76 और 8100. तो इसमें लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी 7000 है और हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी 9800 है. सो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी में कॉस्ट 14,740 और लोएस्ट पे 11,100 दोनों का डिफरेंस ले लें और एक्टिविटी लेवल 98 और 7 का डिफरेंस ले लें. ये डिवाइड करेंगे तो 1.30 पर यूनिट आपका वेरिएबल रेट बनता है. अगर ये वेरिएबल रेट कंपोनेंट है तो हम फिक्स्ड अब अलहदा कर सकते हैं. ये 14,740 जो है ये आपका 9800 के लेवल पे है. इसमें से हम अगर माइनस कर दें वेरिएबल कॉस्ट, जो कि कैसे बनाएगी है 9800 मल्टीप्लाइड बाय 1.30 पर यूनिट रेट, तो 12,740 है. इसका मतलब 14,740 में से वेरिएबल कॉस्ट टोटल माइनस कर दे तो 2,000 फिक्स बनता है. इसको अगर लो लेवल ऑफ एक्टिविटी भी प्रूव करना चाहे तो हम प्रूव कर सकते हैं. 11,100 की कॉस्ट थी, इसमें से 1.30 मल्टीप्लाइड बाय 7,000 करें तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट 9100 बनता है. इन दोनों का भी डिफरेंस ले तो 2,000 ही बनता है. इसका मतलब 2,000 हमें पता लग गया फिक्स्ड है, 1.30 हमारा वेरिएबल रेट है. सो वी कैन मेक अ बजट फॉर एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी नाउ. अगर 8,000 यूनिट्स का बजट बनाना हो तो 2,000 तो कहीं नहीं जाएगा, वो तो ऐसे ही रहेगा. वेरिएबल कंपोनेंट जितना है वो कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल रेट को उस लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करें, आपको वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी. ऐड कर लेंगे तो आपका टोटल मिक्स कॉस्ट उस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपको पता चल सकता है. समझ पाए आप बात जनाब? जी सर, इसका मतलब है सर ये फ्लेक्सिबल बजटिंग के लिए सिर्फ नहीं यूज हो सकता. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी वेरिएबल रेट, तो हम निकाल सकते हैं इस मेथड के लिए. जी एग्जैक्टली. देखें, आप निकालना चाहते हैं किसी भी तरह के एनालिसिस के लिए, ये इनफैक्ट टॉपिक लिंक हुआ, अगर आप याद कर सके तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो ब्रेक इवन एनालिसिस था. अगर आप फिर याद कर सके तो ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर भी आप जब तक वेरिएबल कॉस्ट अलहदा नहीं कर लेते आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता नहीं कर सकते. अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको पता नहीं चलेगा पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, तो तब तक आप ब्रेक इवन एनालिसिस ही नहीं परफॉर्म करते कि मिनिमम कितनी सेल आपको करनी चाहिए. सो इवन दाओ कि आप ब्रेक इवन एनालिसिस करना चाहते हैं, उस पर्पस के लिए भी आपको जो टोटल कॉस्ट है उसकी क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड है फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कि इसमें से वेरिएबल कंपोनेंट वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स कौन सी है. सो अगर कोई मिक्स्ड कॉस्ट है तो उसको जब तक अलहदा अलहदा नहीं करेंगे आप डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए जो भी एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. आपने मार्जिनल कॉस्टिंग समझा, अब रिकॉल करें. मार्जिनल कॉस्टिंग जिसे वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा गया और उसी की बुनियाद पे हमने सारी डिसीजन मेकिंग डिस्कस की. तो अगर वो सारी डिसीजन मेकिंग जो डिस्कस की वहाँ पे तो लिखा है हमें सवालों में मिल गया ना कि जनाब इसके अंदर ये सेल प्राइस है और ये वेरिएबल कॉस्ट है. अगर हमें वो ना बताया जाए और हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज, तो ना वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें से वेरिएबल कौन सी है, इसमें से फिक्स्ड कौन सी है और इसमें से मिक्स्ड कौन सी है. और अगर मिक्स्ड है तो उस मिक्स कॉस्ट का फिक्स कंपोनेंट कितना है और वेरिएबल कितना है, जब तक हम उसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग नहीं कर लेंगे तब तक हम वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसकी बुनियाद पे हमने ये सारे एनालिसिस किए, सारे डिसीजन किए. सो फॉर मेकिंग दैट एनालिसिस हमें फिक्स वेरिएबल कंपोनेंट को अलहदा करना जरूरी है. मेरा बात पॉइंट समझ पाए हो अगर आप? जी सर, जी सर. That's great. So if there is any other question, आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. No sir, If it is someone clear now. else,
Okay, let me share some of the practice related to this. जो बजट आपने किए हैं उसके अंदर शायद इस तरह से उतना ना अवेलेबल कि लाइक लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ। जी, जब ये हम एक्टिविटी लेवल्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं, मैं ज़रा स्लाइड दोबारा शेयर कर दूँ जी आपको। जी, नज़र आ रही है ना स्लाइड्स? जी। अच्छा, जब ये हम ये एनालिसिस कर रहे होते हैं हाई लो मेथड के अंदर, तो ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो एक्सट्रीम हाई पॉइंट्स हैं और एक्सट्रीम लो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम एनालिसिस के अंदर काउंट नहीं करते हाई लो मेथड के अंदर। मसलन कि हमारा कंपैटिटर था, उसका प्लांट बंद हो गया किसी एक महीने के अंदर ड्यू टू एनी रीज़न, और उस महीने के अंदर हमारा जो रूटीन में ये सारी चल रही है 9800, 85, 7000, तो ये कोई 10,000 से कम है और 7,000 मिनिमम है और अपर लिमिट मैक्सिमम 9800 है। अगर आपको डेटा में लिखा मिले कि किसी एक महीने के अंदर 20,000 की आउटपुट लेवल है और किसी एक महीने के अंदर 1000 का आउटपुट लेवल है, मैं 2 महीने और ऐड कर देता हूँ, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर ऐड करके एक में 20,000 और एक में 1000 लिख दूँ, तो वो लोएस्ट लेवल एक्टिविटी 1000 और हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी 20,000 है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हाई लो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो एक्सट्रीम हाई पॉइंट्स हैं, जो एक्सट्रीम लो पॉइंट्स हैं, इन्हें स्टैटिस्टिकल टर्म में आउटलायर्स कहते हैं, इनको इंक्लूड नहीं करते। यानी जब हम एवरेज, चूंकि एवरेज की बात हो रही है ना, ऑन एवरेज पर यूनिट कॉस्ट इतनी होगी वेरिएबल वाली, तो जब हम एवरेज आउट करने की बात कर रहे होते हैं तो जो एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं एनालिसिस के अंदर। तो अगर कोई एक्सट्रीम हाई या एक्सट्रीम लो पॉइंट आपको कहीं एनालिसिस में मिलता है, इस तरह के डेटा में मिलता है, तो उसको आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। यू विल ओनली अकाउंट फॉर, सिर्फ और सिर्फ उसको अकाउंट फॉर कर रहे होंगे जो कि एक नॉर्मल सी एक्टिविटी लेवल की रेंज है, उस रेंज के अंदर फॉल कर रहा होगा। अदरवाइज अगर आप उनको भी शामिल कर लेंगे और उनकी बुनियाद पर कोई एनालिसिस करेंगे, चूँकि वो आउटलायर्स हैं, वो रूटीन की बात नहीं है, वो रूटीन की बात ना होने की बुनियाद पे अगर आप उसकी बुनियाद उसको नॉर्म कंसिडर करते हुए कोई काम करेंगे तो वो आपको ट्रू पिक्चर या ट्रू रिजल्ट्स नहीं दे रहा होगा। तो ये भी ख्याल रखना है कि कहीं अगर आपको डेटा में इस तरह से कोई आउटलायर्स मिलते हैं, एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी या एक्सट्रीम लो लेवल, बात समझ आई है तो एनी वन ऑफ यू कैन रिस्पॉन्ड। क्योंकि इस चीज़ में कंफ्यूजन है तो आपको पूछ सकते हैं। जी सदाम साहब बोलिएगा प्लीज़। हेलो, आवाज आ रही सर? जी सर, इसमें कोई हमें को बताया जाता है रेंज का भी कोई कि इतनी रेंज तक? नहीं, रेट नहीं। मैं अगर दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, आप इसको अपने अगर प्रैक्टिकली देखना चाहें तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखें कि नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी लेवल क्या है, ठीक है, सही। और उसकी बुनियाद पे देख लें। लेकिन अगर आप ये डेटा या क्वेश्चंस की बात करें, एग्जाम व्यू पॉइंट से देखें, तो जैसे अभी मेरे सामने जो डेटा लिखा नज़र आ रहा है, मैं जैसे मैंने कोई एक्सट्रीम ही ले लिया, यहाँ पे 1000 कर लिया, मैं इस पर 500 लिख दूँ, मैं इसमें 2000 लिख दूँ, तो ये मुझे लग रहा है कि ये रूटीन की बात नहीं है, कोई ऐसी इंसिडेंस हुआ होगा जिसकी वजह से शायद मैं ये नहीं कर पाया, वो एक्टिविटी लेवल रूटीन से हट गया, रूटीन में वो नहीं अचीव हुआ, या ऐसा रीज़न अराइज हुआ जो एक्सट्रीम हाई की तरफ मुझे ले गया, तो वो एक्सट्रीम हाई की तरफ मुझे ले गया तो वो भी रूटीन से हट गया। तो एज सच नहीं, मुझे खुद डेटा का एनालिसिस करके जो सामने लिखा हुआ है उसकी बुनियाद पे डिसाइड करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप ने पढ़ा हो स्टैटिस्टिक्स कहीं पे, तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। नॉर्मल जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये होता है कि वो लो से स्टार्ट होके एक पीक को टच करता है और फिर एक डाउन को टच करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 7000 से स्टार्ट होता है, अगर हमें कर्व ड्रॉ करें तो ये 7000 से होके जाएगा और फिर कर्व की डाउनवर्ड होगी। एक जो वो नॉर्मल टेल बनती है कर्व की, वो अगर होगी तो उसका मतलब ये नॉर्मल है। अदरवाइज अगर एबनॉर्मेलिटीज हैं तो उन एबनॉर्मेलिटीज को हम इग्नोर कर देंगे। हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, ये डेटा टू डेटा भी वेरी करेगा और कंपनी टू कंपनी भी ऑब्वियसली वेरी करेगा, प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस में और प्रैक्टिकल सिनेरियोज में भी वेरी करेगा। सही है सर, थैंक यू। जी वेलकम।
जी मानूर, आपने हैंड रेज किया है जी, आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। सर ये जी वालेकुम अभी आप जो भी अभी आप बता रहे थे कि हम आउटलायर्स को नहीं लेंगे इन प्रैक्टिकल, लेकिन अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल को कंसिडर किया है, यूनिट्स में भी और कॉस्ट में भी। तो फिर उसको क्वेश्चन में फिर क्यों लिया, अगर प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं करते तो? वेरी गुड। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि जो आपको प्रोडक्शन लेवल्स प्रोवाइड किए गए हैं, और प्रैक्टिकली भी और सवाल में भी, दोनों में एक ही बात बताइए कि अगर कोई ऐसे डेटा में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो नॉर्म को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम इसको कहते हैं, कि ये 7,000 से शुरू हो के 9,800 तक जा रहा है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है 7 और 9। मैं कह रहा हूँ 7 की बजाय आपको ये लिखा मिलता है कि आपने सिर्फ 2 यूनिट बनाए हैं, 500 बनाए हैं, 1000 बनाए हैं, और सिर्फ किसी एक महीने में मिलते, और बाकी तमाम महीनों में 7,000, 7,500, 8,000, 9,000 इस तरह की रेंज में नज़र आ रहे होते, तो इसका मतलब जो 1,000 या 500 लिखा नज़र आ रहा है वो रूटीन नहीं है, वो आउटलायर है, वो रूटीन से हट के बात है। और इसी तरह ये जैसे 8,000 लिखा हुआ है एपेक्स लेवल जो अभी ये प्रॉबेबली जी 9800, हाँ जी, तो अगर ये 9800 है, फर्ज कर लें 10,000 है, 10,100 है, तो ये इसका मतलब ये एक रूटीन में ये बात चल रही है। लेकिन अगर एक्सट्रीम हाई वैल्यू 9800 के अलावा दरमियान में कोई लेवल ऑफ आउटपुट नहीं है, कोई 10,000 या 11, 12, 13, कोई ऐसा नहीं है, किसी एक महीने के अंदर आपने 20,000 की प्रोडक्शन की हुई है, तो किसी एक महीने में 20,000 की है, इसका मतलब आप कर सकते हैं, तो बाकी महीनों में भी करनी चाहिए। अगर आप बाकी महीनों में नहीं कर रहे, किसी एक में सिर्फ 20,000, बाकी सब में ये 9,000, 8,000 की रेंज में फॉल कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो आउटलायर है। अगर वो 15,000 की है तो वो आउटलायर है। जिसके नियर बाय आप आउटपुट वाकई प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपका आउटलायर नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके नियर बाय आउटपुट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो एक यूनिक सी वैल्यू है, तो उसको हम नाम देंगे आउटलायर का, उसको एनालिसिस में शामिल नहीं करेंगे। आई होप समझ आई होगी। जी सर, आ गई है। दैट्स ग्रेट जी। मैं जी कुछ प्रैक्टिस मटेरियल पर आपके साथ ग्रुप में इससे रेलेवेंट क्या आगे आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लें, आई रोप मेथड के हवाले से आपको शेयर कर देता हूँ, और ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप इसको थोड़ा सा समझें, प्रैक्टिस करें। और अगर फ्लेक्सिबल बजट का टॉपिक अभी आपने प्रैक्टिस आउट नहीं किया, उसको भी प्रैक्टिस करें। इफ देयर इज सम इशू इन दैट, तो आप कल उसको डिस्कस कर सकते हैं। टुमारो विल बी गोइंग टू वाइंड इट अप, और फिर हम अगला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का, उस पर डिस्कशन करें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो अभी आप कुछ ज़रूर पढ़ें, प्रैक्टिस करें और अंडरस्टैंडिंग गेन करें। इफ़ देयर विल बी एन इशू रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग, तो इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करके कंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई अभी डिस्कशन से रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आप वो ज़रूर सवाल कर सकते हैं। जी सदाम साहब, आप बोल रहे हैं? जी सदाम साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप बात कर लें। नहीं सर, वो गलती से हो गया शायद। मैं जी सलमान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फ्लेक्सिबल बजट बुक में नहीं मिला, काइंडली अगर थ्योरी दे दें कहीं से तो। फ्लेक्सिबल बजट का चैप्टर किताब में मौजूद तो है। राजा साहब, आपने पढ़ा है तो चैप्टर नंबर बता दें ज़रा। सर उसका चैप्टर नंबर है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 7 या 8 नंबर है। जी जो प्लानिंग वाला था ना, प्रॉफिट प्लानिंग, अगर कोई और बता सके। जी अब्बास रजा साहब कह रहे हैं चैप्टर 9 है। जी सलमान साहब, ये चैप्टर 9 है, आप ज़रा किताब से देख लें। अगर मज़ीद आपको इसके अलावा रीडिंग मटेरियल चाहिए होगा तो श्योर आई कैन शेयर इट इन द ग्रुप। आप मैं
जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो भी शेयर कर दूंगा, कुछ और भी अगर आपको रीडिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा तो आई मे शेयर। जी ठीक है सलमान साहब, अगर आपको समझ आ गया तो जी ठीक है। जाजिब साहब थैंक यू। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप कि आप कुछ पढ़ेंगे और प्रैक्टिस और साथ साथ करते हुए जो भी इशूज़ हैं आपको, आप उनको साथ साथ रिजॉल्व भी करते रहें। सो इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे मज़ीद कुछ, तो आप फर्दर करें जी प्रैक्टिस वगैरह, और कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।